नमस्कार बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 विज्ञान विषय है, अध्याय 7 है किशोर अवस्था की ओर। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों, और नए सिलेबस के अनुसार करेंगे बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपकी तैयारी के लिए ही चलाया गया है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अध्याय 7 है किशोर अवस्था की और अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए और वीडियो अंत तक जरूर देखा करो बच्चों, क्योंकि अगर आप एक बार देख लोगे ना तो फिर आपके याद हो जाएंगे क्वेश्चन। तो शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए जिम्मेवार अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम होता है? तो बच्चों, हमारे शरीर में अनेक ऐसी ग्रंथियां हैं जो कई तरह के पदार्थ निकालती हैं। जो अलग अलग ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर में, वो अलग अलग तरह के पदार्थ निकालती हैं, और उन सभी पदार्थों को हम बोलते हैं हार्मोन। हार्मोन होते हैं बच्चों जो अलग अलग ग्रंथियां निकालती हैं। तो विभिन्न हार्मोन जो है हमारे शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे कुछ वृद्धि हार्मोन हैं जो हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं। कुछ लिंग हार्मोन भी होते हैं जो पुरुषों के गुण पुरुषों के हार्मोन की वजह से होते हैं, स्त्रियों के गुण स्त्रियों के हार्मोन की वजह से होते हैं। उसी तरह से अनेक ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर में हार्मोन निकालती हैं, जिन्हें रासायनिक पदार्थ होते हैं ये, जिन्हें हार्मोन कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आता है बच्चों कि किशोर अवस्था की परिभाषा दीजिए। तो किशोर अवस्था क्या होता है? जीवन की अवधि जब शरीर परिवर्तन से गुजरता है, जिससे प्रजनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था की अवधि लगभग 11 से 19 वर्ष होती है बच्चों। किशोर अवस्था का मतलब होती है टीन एजर्स बोलते हैं, यानी जब हम इंग्लिश में गिनती बोलते हैं तो हम बोलते हैं जैसे 13 को बोलते हैं 13, 14 को बोलते हैं 14, तो ये 19 तक चलता है। तो इसलिए क्योंकि इनको बोलने में टीन पीछे आ रहा है, तो जो इस आयु के बच्चे होते हैं उन्हें टीन एजर्स या किशोर अवस्था उनको बोलेंगे, क्योंकि उनके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं इस दौरान। जैसे मुंह पे उनके, अगर लड़का है तो मुंह पे उसके दाढ़ी या मूछ आनी शुरू हो जाती है। अगर लड़कियां हैं तो उनके अलग शरीर में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से उनमें जनन की जो शक्ति होती है वो परिपक्व होने लग जाती है, जिसे हम टीन एजर्स या किशोर अवस्था कहते हैं। और ये अवस्था जो होती है मानव जीवन की सबसे खतरनाक अवस्था बोला जाता है, क्योंकि इस अवस्था में ही बच्चे अगर संभल जाएं तो वो अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं, अगर वो मेहनत करते हैं। और बहुत सारे बच्चे इसी समय भटक जाते हैं, वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं कई बार। तो इसलिए इस अवस्था में आप सभी सावधान रहें बच्चों। फिर उसके बाद है ऋतुस्राव या मासिक धर्म क्या होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। ऋतुस्राव होता है बच्चों मादाएं यानी स्त्रियों में या लड़कियों में जो अंडाणु होते हैं वो 10 से 12 वर्ष की आयु की शुरुआत के साथ परिपक्व होने लगते हैं। यानी जब टीन एजर्स आती है, 11 साल के, 12 साल के, 13 साल के बच्चे जो होते हैं, खासकर जो लड़कियां होती हैं, उनमें अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं और एक अंडा परिपक्व हो जाता है और लगभग 28 से 30 दिन में एक बार अंडाशय द्वारा छोड़ा जाता है। इस अवधि के दौरान निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, और यदि यह निषेचित हो जाता है तो विकसित होना शुरू हो जाता है। इससे गर्भधारण होता है। और यदि निषेचन
नहीं हो पाता तो डिंब में छोड़ा गया अंडा जो है गर्भाशय की मोटी परत इसके रक्त वाहिकाओं के साथ बह जाती है। इससे महिलाओं में रक्त स्राव होता है या ऋतुस्राव होता है या जिसे मासिक धर्म भी कहते हैं। और इसे यह 28 से 30 दिनों में एक बार ज़रूर होता है। यानी ये 28 दिनों के बाद हर महीने ये प्रक्रिया होती है जिसे हम ऋतुस्राव बोलते हैं या मासिक धर्म कहते हैं बच्चों। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये प्राकृतिक प्रोसेस है, तो इसके बारे में बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए। कई बच्चे जब ये शुरुआत होती है तो घबरा जाते हैं, तो इसके बारे में आप अपने माता पिता से ज़रूर बात करें अगर किसी के साथ ये दिक्कत आती है। ठीक है बच्चों, या अपने टीचर्स जो लेडीज़ टीचर हैं उनसे बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास अध्याय ये प्रश्न नंबर 4 है, यौवन आरंभ के समय शरीर में होने वाले परिवर्तनों को सूचीबद्ध कीजिए। यौवन आरंभ यानी जब किशोर अवस्था आती है, जब एक तरह से युवा अवस्था आती है लड़कों में और लड़कियों में, तो उनके शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं तो ये सूचीबद्ध करनी है बच्चों। सबसे पहले है जैसे लड़कों और लड़कियों के शरीर में अलग अलग बदलाव होते हैं, इन परिवर्तनों को हमने नीचे लिखा है। जैसे है हमारे पास एक, लड़कों और लड़कियों दोनों की लंबाई बढ़ती है। हालांकि 17 से 18 आयु तक इनकी लंबाई जो है अधिकतम हो जाती है। यानी जैसे ही किशोर अवस्था शुरू होती है तो शरीर में एकदम से वृद्धि होती है और ऊंचाई बढ़ती है। और ये 17-18 वर्ष की आयु तक आते आते मानव शरीर की अधिकतम ऊंचाई आ जाती है। उसके बाद थोड़ी बहुत ही ऊंचाई बढ़ती है शरीर की। फिर है लड़कों की आवाज़ कर्कश और लड़कियों की आवाज़ तीखी हो जाती है। यानी लड़कों की आवाज़ जो होती है मोटी हो जाती है, कर्कश हो जाती है, लेकिन लड़कियों की आवाज़ जो होती है तीखी होती है, पतली हो जाती है। फिर है लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं, मांसपेशियां अधिक प्रमुखता से बढ़ती हैं, लेकिन लड़कियों के कमर के नीचे का क्षेत्र बढ़ जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो ये लड़के और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन हैं। फिर उसके बाद है आपके पास अगला परिवर्तन है बच्चों, ये नेचुरल हैं, ये प्राकृतिक रूप से होते हैं। लड़के और लड़कियों के अलग अलग हिस्सों में बाल उगने शुरू हो जाते हैं। अधिकांश किशोरों में पसीने या वसामय ग्रंथियों के स्राव के कारण उनके चेहरों पर मुहासे फुंसियाँ हो जाती हैं। यानी हम अक्सर देखा जाता है कि लड़कों के और लड़कियों के मुंह पे दाने हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं, मुहासे हो जाते हैं, और ये अक्सर हो जाता है जब किशोर अवस्था आती है। यौवन की शुरुआत पुरुष और महिला दोनों में माध्यमिक यौन वर्गों में परिवर्तन लाती हैं। यानी उनमें यौन के गुण आने शुरू हो जाते हैं। लड़के और लड़कियां प्रजनन करने में सक्षम हो जाती हैं बच्चों। तो ये इम्पोर्टेंट हैं, प्रश्न आता रहता है ये प्रश्न। फिर है लड़कियों में मासिक धर्म शुरू हो जाता है और प्रजनन कार्य की शुरुआत में विभिन्न प्रकार के हार्मोन बनने लगते हैं बच्चों। तो ये मुख्य रूप से लड़के और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन हैं, उनके शरीर में परिवर्तन होते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस होती है। फिर 5वां प्रश्न है बच्चों आपके पास, 5वें में अंतःस्रावी ग्रंथियां उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम दर्शाते हुए 2 स्तंभों वाली तालिका बनाइए। तो जो हार्मोन होते हैं वो हमने देखना है भी कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है। तो एक बार पिक्चर देख लेते हैं बच्चों। हमारे पास ये पिक्चर है, इसमें देखिए आपके पास विभिन्न प्रकार के हार्मोन दिखाए गए हैं जो पुरुष और स्त्रियों में होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जैसे आपके पास है हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है एक, या पीयूष ग्रंथि होती है जो अनेक तरह के हार्मोन निकालती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहती है। ये वृद्धि हार्मोन निकालते हैं जो हमारे मस्तिष्क में होती हैं बच्चों, इसे पीनियल ग्रंथि भी बोलते हैं। फिर हमारी गर्दन में एक ग्रंथि होती है जिसे अवटु ग्रंथि बोलते हैं, या और इसी में दो ग्रंथियां होती हैं, परा अवटु और एक थाइमस ग्रंथि, जो थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है बच्चों, अवटु ग्रंथि। फिर अग्नाशय होता है, ये भी हार्मोन निकालते हैं, हमारे पेट में अग्नाशय होता है बच्चों। फिर अधिवृक्क हार्मोन होता है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है, ये भी हार्मोन निकालती है। और वृषण होता है, ये भी हार्मोन निकालता है। तो ये पुरुष में होते हैं ग्रंथियाँ। अब ये ग्रंथियाँ कौन कौन से हार्मोन निकालती हैं? फिर ऐसे ही स्त्रियों में होती है, लड़कियों में पीयूष ग्रंथि होती है ये, ठीक है। तो ये दोनों सेम ग्रंथियाँ हैं। फिर है ये अवटु ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एक तरह से थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है। फिर ये अग्नाशय है, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है बच्चों, आगे आएगा ये। अधिवृक्क भी अनेक हार्मोन निकालता है। फिर अंडाशय होता है स्त्रियों में, तो वो अलग तरह के हार्मोन निकालते हैं बच्चों। तो ये पिक्चर है बनी हुई, तो ये समझानी थी। अब इसके जो ग्रंथियां हैं ये कौन कौन से हार्मोन निकालती हैं, तो ये देख लीजिए आप। तो इसमें देखिए आप, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जिसे पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी पीयूष ग्रंथि, ठीक है, जो हमारे मस्तिष्क में होती है। यहाँ पे ये मस्तिष्क में जो ग्रंथि है ना पीयूष ग्रंथि, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये वृद्धि हार्मोन निकालती है बच्चों। कौन से हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रंथियाँ और उनके हार्मोन आपको पता होने चाहिए बच्चों। फिर उसके बाद जो होता है, जो अंडाशय होता है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन निकालते हैं। ये स्त्रियों में हार्मोन होता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन, यानी इस ग्रंथि से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। इसे मादा हार्मोन भी बोलते हैं। कौन सा हार्मोन? मादा हार्मोन बोलते हैं इसे, एस्ट्रोजन, ठीक है बच्चों। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आते रहते हैं। फिर है वृषण हार्मोन, वृषण ग्रंथि होती है, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। इसे हम पुरुष हार्मोन भी कहते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पुरुष हार्मोन होता है और ये मनुष्य में वृषण होता है, और ये वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो पुरुषों के गुण लाता है। फिर है आपके पास थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड ग्रंथि होती है, सॉरी, ये थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है। और ये ग्रंथि जो होती है हमारी गर्दन में होती है। कहाँ पे होती है? गर्दन में होती है। और अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन सही से ना निकले, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन सही से ना निकाले, तो हमें थायराइड रोग हो जाता है, जो अक्सर सुना जाता है थायराइड हो गया। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन सही से ना निकलने के कारण होता है बच्चों। फिर उसके बाद पांचवा जो प्रश्न है, अग्नाशय है, ये इंसुलिन हार्मोन निकालता है जो हमारे पेट में होता है। आपको यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये अग्नाशय है, ठीक है। तो अग्नाशय है ये, अग्नाशय जो कौन सा हार्मोन निकालता है? तो इंसुलिन हार्मोन निकालता है। और ये हमारे खून में जो शुगर का लेवल होता है उसको कंट्रोल रखता है। अगर इंसुलिन कम निकलेगा तो हमें मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग? मधुमेह, जिसे शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। तो ये अगर अग्नाशय हमारा सही से काम नहीं करता तो हमें शुगर की बीमारी या मधुमेह रोग हो जाता है। फिर उसके बाद आपके पास है अधिवृक्क ग्रंथियाँ। ये भी हमारे अग्नाशय, जो हमारा अमाशय था, अग्नाशय था, उसी के पास एक ग्रंथि होती है जो एड्रीनलिन ग्रंथि हार्मोन निकालती है। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है हमारे पेट में होती है लगभग, तो ये आप देख लीजिए, अधिवृक्क ग्रंथि होती है जो ये, तो ये हमारे पेट में होती है। और ये कौन सा हार्मोन निकालती है बच्चों? एड्रीनलिन। कौन सा? एड्रीनलिन हार्मोन निकालती है बच्चों ये
अधिवृक्क ग्रंथि वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसे आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं हम। आपातकालीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम कभी आपातकालीन स्थिति में आ जाते हैं, जैसे सपोज करो हमारा एक्सीडेंट होने लगा है और हम बाल बाल बचे हैं, या हमारे पीछे कोई कुत्ता लग गया, हमें पता है ये खाने वाला होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ हमारी धड़कन बढ़ जाती है, हम डर जाते हैं, तो उस समय ये हार्मोन हमारी रक्षा करता है। अगर ये हार्मोन सही से काम ना करे तो ऐसी स्थिति में हमें हार्ट अटैक वगैरह आ सकता है। तो आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं इसे, जो अधिवृक्क ग्रंथि निकालती है, और ये हार्मोन है एड्रीनेलिन। फिर उसके बाद आपके पास अगला प्रश्न आता है बच्चों, छठा प्रश्न। तो छठे प्रश्न में क्या कहा गया है? लिंग हार्मोन क्या है, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, इनके कार्य बताइए। लिंग हार्मोन वो होते हैं बच्चों वे हार्मोन जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के निर्माण में सहायता करते हैं और उन पर नियंत्रण करते हैं, उन्हें लिंग हार्मोन कहते हैं। यानी ये लिंग हार्मोन वो होते हैं जो मनुष्य में स्त्री और पुरुष में जो अंतर आता है उसको बनाने में सहायता करता है। इनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये यौन गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं और पुरुषों और महिलाओं के द्वारा अलग अलग स्रावित होते हैं। तो लिंग हार्मोन के कार्य नीचे अलग से दिए गए हैं बच्चों, तो ये देख लीजिए। लिंग पुरुष लिंग हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो पुरुष हार्मोन होता है बच्चों। यह वृषण द्वारा स्रावित होता है। यह लड़कों के द्वितीयक यौन चरित्र में परिवर्तन का कारण बनता है, जैसे चेहरों पे बालों में वृद्धि, मूछें आना, दाढ़ी आना। यह शुक्राणु जनन को भी उत्तेजित करता है। तो पुरुष हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बच्चों, जो वृषण स्रावित करता है, और ये पुरुष हार्मोन होता है, और इसी के कारण जो है लड़कों में दाढ़ी आती है, मूछें आती हैं, और शुक्राणु जनन को उत्तेजित करता है बच्चों ये। फिर उसके बाद है आपके पास मादा हार्मोन होता है, जो ये देख लेते हैं, जिसे महिला लिंग हार्मोन होता है। इसे एस्ट्रोजन कहते हैं बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन होता है महिला या मादा लिंग हार्मोन या मादा जनन हार्मोन। यह अंडाशय द्वारा स्रावित होता है और महिलाओं में द्वितीयक यौन लक्षणों जैसे स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति आदि को नियंत्रित करता है। यह गर्भ अवस्था को भी बनाए रखता है बच्चों। तो महिलाओं में लिंग हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी बच्चों को आना चाहिए। तो ये जो महिलाओं में जनन अंग होते हैं उनको विकसित करता है, और महिलाओं में जो गुण होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही होते हैं, जो मादा लिंग हार्मोन होता है बच्चों। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पुरुष हार्मोन कौन सा होता है। पुरुष लिंग हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, यानी जो बड़ा सा नाम है वो पुरुष हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और जो महिलाओं का हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है, ये छोटा होता है नाम में एस्ट्रोजन, और इन्हें लिंग हार्मोन कहते हैं बच्चों। फिर प्रश्न नंबर 7 है, सही विकल्प चुनना है हमने। पहला प्रश्न है, जैसे किशोरों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि वे क्या खाते हैं। तो क्यों खाना चाहिए, क्यों सावधान रहना चाहिए किशोरों को कि वो क्या क्या खा रहे हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होते हैं तो वो तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में तीव्र वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। तो ये इसका आंसर सही है बच्चों, क्योंकि किशोरों का शरीर जो होता है वृद्धि करता है, और वृद्धि के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो संतुलित हो, यानी जिसमें सभी पोषक तत्व हों, जिसमें जैसे दूध भी हमने खाना है, हमने फल भी खाने हैं, सब्जियां भी खानी होती है, दाल भी खानी होती है, प्रोटीन वाला भोजन हमें ज़्यादा लेना होता है बच्चों। और जो पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ये चीज़ें होती हैं ये हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे
शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं और ये हमारी वृद्धि को भी रोक देती हैं। अगर आपका कद नहीं बढ़ रहा तो आप शाकाहारी बने और शुद्ध भोजन खाएं, घर में बना हुआ भोजन खाएं, प्रोटीन युक्त भोजन खाएं, तो आपका शरीर जो है लंबा होगा बच्चों, आपकी लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी। फिर 12 भाग है इसका। स्त्रियों में जनन आयु तब शुरू होती है जब उनका जो ऋतुस्राव शुरू हो जाता है बच्चों, ये इसका आंसर है सही। जब लड़कियों में ऋतुस्राव शुरू हो जाता है, मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तो उनमें जनन आयु की शुरुआत हो जाती है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है बच्चों, प्राकृतिक प्रक्रिया है। फिर है किशोरों के लिए सही भोजन में शामिल है, यानी किशोरों के लिए सही भोजन कौन सी है बच्चों? सबसे सही है चपाती, दाल और सब्जियां। नूडल्स, केक ये ना खाएं, चावल, नूडल्स, बर्गर ना खाएं, वेजिटेबल, कटलेट, चिप्स ये ना खाएं। तो ये हमें नहीं खानी चाहिए, हमें खानी चाहिए तो ये, ठीक है, चपाती यानी रोटी खाएं, दाल खाएं, सब्जियां खाएं, फल खाएं, दूध पिएं, तो ये आपके लिए सही है बच्चों, ठीक है। तो ये आपके आंसर भी दिए गए हैं तीनों के। फिर 8वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, या गर्भास्थ जो गर्भाशय में शिशु होता है उसका लिंग का निर्धारण कैसे होता है बच्चों? तो सबसे पहले आती है एडम्स एप्पल की बात। तो एडम्स एप्पल होता है युवावस्था के दौरान आवाज़ बॉक्स या स्वर यंत्र के आकार में वृद्धि के कारण लड़के और लड़कियों की आवाज़ में बदलाव होता है। लड़कों में आवाज़ बॉक्स गर्दन के ऊपरी हिस्से में ठोडी के नीचे बाहर निकलता है, इसे एडम्स एप्पल के रूप में जाना जाता है। तो युवा अवस्था के दौरान जो होता है लड़के और लड़कियों की आवाज़ बदल जाती है, वो स्वर यंत्र की वजह से बदलती है, एडम्स एप्पल की वजह से बदलती है। और जो लड़के होते हैं ना, उनका ये एडम्स एप्पल जो होता है उनकी ठोडी में गर्दन के नीचे अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो ये आपको दिखा देता हूँ चित्र में। तो आप ये देखिए, ये लड़का है, जैसे इसकी जो गर्दन है, इसकी जो गर्दन है इसमें आप देख रहे हो गर्दन में आगे की तरफ ये एडम्स एप्पल होता है बच्चों, यानी ये जो गर्दन की हड्डी होती है ना, ये बाहर की तरफ आ जाती है, इसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल, ठीक है। और ये लड़कों की होती है, इसी एडम्स एप्पल की वजह से जो लड़कों की आवाज़ होती है वो भारी हो जाती है, कर्कश सी हो जाती है, इसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये यौवन अवस्था के दौरान होता है जब किशोर अवस्था होती है बच्चों, ठीक है। हमारे पास बच्चों अगला पार्ट है इसका ख भाग, तो ये समझ लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए। गौण लैंगिक लक्षण, तो गौण लैंगिक लक्षण का मतलब क्या होता है बच्चों? वे लक्षण जो अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और नर को या मादा से अलग करने में मदद करते हैं, यानी वो लक्षण जो हमें दूर से ही, बाहर से ही दिखाई देते हैं कि ये, उनको देख के हम ये बता सकते हैं दूर से ही कि ये लड़का है या ये लड़की है, ये आदमी है या ये औरत है। तो ये गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे लड़कियों में स्तन होते हैं और लड़कों के चेहरे पर बाल होते हैं और मूछें होती हैं, दाढ़ी होती है, और लड़कियों का ये दाढ़ी मूछ नहीं होती। तो जिससे देख के हम बता सकते हैं कि ये लड़का है या ये लड़की है। तो इन्हें हम गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं बच्चों, यानी वो ऐसे लक्षण जो दूर से ही हमें बता देते हैं कि ये लड़का है या ये लड़की है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? गौण लैंगिक लक्षण। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, तो सी पार्ट देख लेते हैं। जो गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है? गर्भस्थ शिशु होता है जो, उसका लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी जो बच्चा गर्भ में होता है, अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो हमें ये कैसे पता लगता है, ये कैसे तय होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी जब बच्चा जन्म लेगा? तो इसके लिए क्या होता है, एक बच्चे का लिंग
चाहे वह नर हो या मादा, निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है। यानी जब निषेचन की क्रिया होती है, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो निषेचन होता है, तो उसी समय यह निर्धारित हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की। जब एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ विलीन हो जाता है तो सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। यानी जब मनुष्य होता है, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं बच्चों। कितने? 23 जोड़े। 23 जोड़े गुणसूत्र, यानी अगर जोड़े कहें तो 23 होते हैं, और अगर टोटल कहें, कुल कहें तो 46 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 46। तो इसमें चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं बच्चों। लेकिन उनमें से 2 गुणसूत्र जो होते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं, और स्त्रियों में जो होते हैं XX गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र, और पुरुष में XY गुणसूत्र होता है बच्चों। क्या होता है? तो इसमें देखिए, जो हमारे पास स्त्रियों में जो गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में गुणसूत्र होते हैं XX गुणसूत्र, यानी जो लिंग गुणसूत्र का जोड़ा होता है। लेकिन पुरुष में गुणसूत्र होता है X और Y का जोड़ा। तो युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों का केवल एक सेट होता है, एक जोड़ा होता है, और अनिषेचित अंडे में हमेशा X गुणसूत्र होता है बच्चों। लेकिन शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, एक में X गुणसूत्र, दूसरे में Y गुणसूत्र। जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है, यानी जब, तो ये युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे और एक मादा बच्चे को जन्म देते हैं, विकसित होता है। लेकिन यदि शुक्राणु निषेचन के समय Y गुणसूत्र का योग करता है, अगर शुक्राणु यानी शुक्राणु में जो Y गुणसूत्र होता है अगर वो योगदान करे तो युग्मनज एक नर बच्चे के रूप में विकसित होता है बच्चों। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पिता के लिंग गुणसूत्र अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। तो आइए अब इसे हम एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं बच्चों। तो इसमें देखिए बच्चों, ये लिंग निर्धारण का एक चार्ट दिया गया है आपके पास। तो इसमें देखिए लिंग निर्धारण का चार्ट है। जैसे जो नर होता है तो उसके पास जो गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र का जोड़ा होता है, उसमें XY होता है बच्चों। क्या होता है? X और Y। लेकिन जो मादा में लिंग गुणसूत्र होता है उसमें दोनों XX होते हैं, यानी मादा के पास XX लिंग गुणसूत्र होता है और नर के पास XY गुणसूत्र होता है। तो हमारे पास देखिए ये नीचे दिए गए हैं। जब दोनों X हो जाएंगे तो मादा बच्चा यानी लड़की पैदा होगी, जब दोनों X होंगे तब भी लड़की पैदा होगी। ठीक है। तो इसमें देखिए जो लाल रंग में दिखाए गए हैं वो नर के हैं, और जो मादा के गुणसूत्र हैं ना वो नीले रंग के हैं। तो इसमें भी देखिए लाल रंग में एक है, एक नीले रंग में X है। तो जब एक X जो है नर और X मादा का मिलता है तो मादा भ्रूण पैदा होता है, लड़की पैदा होती है। ऐसे ही जब X यानी मनुष्य का यानी नर का X और मादा के X से मिलता है तब भी मादा भ्रूण ही विकसित होती है। फिर है X और Y। अगर नर से Y आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, और मादा से एक X आ जाए तो XY बनता है, तो ये नर भ्रूण बनता है, यानी लड़का पैदा होता है। ऐसे ही अगर यहाँ से ये X आ गया और यहाँ से ये Y आ गया तब भी XY बनता है और तब भी नर लड़का पैदा होता है बच्चों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लड़का पैदा होने में केवल जो नर होता है, पिता होता है, उसमें जो Y गुणसूत्र होता है ना, तो ये देखिए लड़के में Y आता है
तो जब वाई होगा ना एक, तभी लड़का पैदा होगा। इसलिए बच्चा पैदा करने में या लड़का पैदा करने में पिता जिम्मेदार होता है, ना कि माता, क्योंकि माता के पास तो एक्स गुणसूत्र होते हैं सभी, और पिता के पास एक्स और वाई दोनों होते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है बच्चे का। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर उसके बाद 9वां प्रश्न है आपके पास। ये खेल पहेली होती है, ये आपने अब करनी है बच्चों, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10वां। तो प्रश्न नंबर 10वें में बताया गया है कि एक तालिका बनाई गई है, लड़कों और लड़कियों की उम्र बढ़ने के साथ उनकी लंबाइयों के आंकड़े दर्शाए गए हैं, और एक ग्राफ पेपर पर लड़के और लड़कियों दोनों की लंबाई और उम्र दिखाते हुए ग्राफ बनाएं और रेखांकन से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। यानी आपने ग्राफ बनाना है बच्चों। ये आंकड़े दिए गए हैं, जैसे जब 0 वर्ष होती है, जब जन्म देते हैं बच्चे, तो ये उनकी हाइट होती है दोनों की। 4 साल के होते हैं तो 96 इंच का लड़का हो जाता है सेंटीमीटर का, और 92 सेंटीमीटर की लड़की होती है। फिर 8 वर्ष में लड़के 114 सेंटीमीटर के, लड़की 110 की। ठीक है, फिर 12 साल में देखिए लड़की की हाइट एकदम से बढ़ गई, लेकिन 16 साल में दोनों की हाइट सेम रही, और 20 साल के बाद जो है लड़कियों की हाइट ज़्यादा, नहीं लड़कों की हाइट 173 हो गई सेंटीमीटर में, और लड़कियों की ये। तो इसका ग्राफ पेपर बनाना है बच्चों। ग्राफ कैसे होता है, तो ये देखिए बच्चों, ये ग्राफ बनाया गया है। ये आपके पास टेबल है जिसमें आपको दिखाया गई है बॉयज़ की यानी लड़कों की हाइट और गर्ल्स की 0 साल में कितनी होती है। 4 साल की 96 हो गई, 92 हो गई। ठीक है, 8 साल की आयु में 114 सेंटीमीटर लड़के की और 110 सेंटीमीटर लड़की की हो जाती है। तो ये हमने ग्राफ बनाना है। इसमें आपने नीचे आयु लेनी है, क्या है आयु है, ये एज बोलते हैं जिसे, और ये आपने हाइट ले ली है इस तरह से इधर। तो जो लाल लाइन है बच्चों, रेड लाइन है जो, वो लड़कियों की हाइट को दर्शाती है, ये वाली। ठीक है, तो ये एक बार बढ़ जाती है ज़्यादा लड़कों से, फिर ये कम हो जाती है। लेकिन जो ब्लू लाइन है वो लड़कों की हाइट को दर्शाती है। तो ये ग्राफ आपने बनाना है बच्चों। ठीक है, तो ऊपर भी दिखाया गया जैसे बॉयज़ की जो होती है ये ब्लैक लाइन में है या ब्लू में है, और गर्ल्स वाली लाइन जो होती है रेड कलर की है बच्चों। तो ये आपने बनाना है ग्राफ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस ग्राफ पेपर से हम क्या देखते हैं बच्चों, उपरोक्त ग्राफ से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शुरू में लड़के जो होते हैं 0 से 8 साल की लड़कियों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं। यानी शुरुआत में लड़के की हाइट जो होती है तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन लड़कियां 8 से 16 साल की आयु में लड़कों की तुलना में तेज़ी से बढ़ती हैं। लेकिन दोनों 20 साल की आयु में अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। यहाँ लड़कियों की तुलना में लड़कों की ऊंचाई में अधिक वृद्धि दिखाई देती है। यानी जो 20 साल की आयु जब आती है ना, तो 20 साल की आयु में लड़के और लड़कियों की हाइट जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद लगभग बढ़नी कम हो जाती है बहुत, और फिर भी लड़कों की हाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है, 173 है जैसे, और 165 जो है लड़कियों की हाइट है वो कम हो जाती है। तो इसलिए देखा गया है कि लड़कों की हाइट ज़्यादा होती है, लड़कियों की हाइट कम होती है। तो बच्चों ये अभ्यास के प्रश्न थे इस अध्याय के। तो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और बच्चों फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।